not forget to subscribe our channel. Keep watching Countryside Travels. तो इसी के साथ हम मस्कट पहुंच गए हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे और सीधा रुक करेंगे सुर का, जो 200 किलोमीटर है यहाँ से और 2 से ढाई घंटे हमें लगेंगे वहां पहुंचने में। अभी कुछ ही वर्षों पहले यहाँ पे मस्कट सुर कोस्टल हाईवे बना है और काफी हद तक ट्रैवल टाइम को रिड्यूस इस हाईवे ने किया है। और ये कोस्टल रोड आपको नए और पुराने ओमान का एक ग्लिम्प्स देता है। सुर अरेबियन पेनिनसुला के साउथ ईस्ट रीजन शाकिया में स्थित है। वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम तैयार हैं आज के दिन के सफर के लिए। तो उससे पहले मैं आपको इस जगह के बारे में बताऊं, सुर के बारे में बताऊं। ये शहर नाविकों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य स्थल के रूप में जाना जाता है और पुराने दौर से ये फेमस था शिप बिल्डिंग के लिए। और क्योंकि ये देश आता था ट्रेड रूट में ईस्ट और वेस्ट के, तो इसीलिए यहाँ पे अनेकों बार इन्वेजन्स हुई। पोर्चुगीज, ब्रिटिशर्स, कुछ प्रमुख इन्वेडर्स थे जिन्होंने यहाँ पे राज किया। एक दौर में सुर सेंटर था शिप बिल्डिंग का और एक स्पेशल अरेबियन वेसल्स होती थी जिन्हें दाव कहा जाता था। उस दाव शिप्स का निर्माण इस जगह में किया जाता था। सुर एक छोटा सा शहर है और यहाँ की पॉपुलेशन करीब 71,000 है। तो मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्प्स देता हूँ यहाँ पे जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है किस तरह की है और सदियों से चलती परंपरा और आज तक ये कायम है। और ये सामने देखिए, यहाँ पे एक शिप बिल्डिंग फैक्ट्री है और एक शिप का निर्माण किया जा रहा है। सदियों से इस शहर ने ट्रेडर्स और सेलर्स को आकर्षित किया है और प्रमाण है कि 6th सेंचुरी से लेकर यहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड और शिप बिल्डिंग की जाती थी। और जिन बोट शिप्स का मैं जिक्र कर रहा था, धाव, उन्हें यूज किया जाता था ट्रेड के लिए। धरती के अलग अलग इलाके जैसे अफ्रीका, चाइना और एशिया लेके जाया जाता था। ये देखिए, ये लकड़ियां हैं यहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशिया से लाई जाती हैं और प्राचीन काल से लेकर अलग अलग सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड के लिए ये शहर मशहूर था। और इस बात के प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पे मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन से ट्रेड हुआ करता था। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इस शहर सुर से जुड़ी हुई, यहाँ पे एक जो बचपन में हम मिथिकल कैरेक्टर सिंबाद द सेलर के बारे में सुनते थे, वो भी इस शहर से ही है। और हम रुक करेंगे रस अल हद का। इससे पहले अलशिया बीच आएगी जहां मैं आपको लेके जाऊंगा और थोड़ा सा टाइम हम वहां पे स्पेंड करेंगे और फिर हम आगे निकलेंगे रस अल हद के लिए, जो कि फेमस है ग्रीन टर्टल्स के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अलशिया बीच बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ का जो पानी है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर साफ है। दिख रही है, ये अलशिया बीच है और ये क्लिफ है। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। काफी स्टीप लग रही है ये क्लिफ। ऑयल और गैस के अलावा और भी नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं ओमान में, जैसे कि कॉपर, लाइमस्टोन, जिप्सम और मार्बल। इसीलिए ओमान एक खास डेस्टिनेशन बनता है ट्रैवलर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये कंट्री पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपने ऑयल और गैसेस पे और इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे गैस से ही बनती है। सिर्फ हम हैं यहाँ पे इस वक्त और हमारे अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दिन के टाइम यहाँ पे मैक्सिमम लोग, शॉप्स वगैरह सब बंद होती है और लोग बाहर नहीं निकलते घरों से। तो बड़ा ही अनयूजुअल सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि बीचेस आमतौर पे तमाम बीचेस जो दुनिया की हैं हमेशा बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे। तो एक डिफरेंस जो मैं देख रहा हूँ कि अब धीरे धीरे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, सल्तनत है, वो टूरिज़्म पे भी फोकस करना शुरू कर रही है और कंपैरेटिवली ये थोड़े से कंजर्वेटिव हैं। और दुबई जैसे यहाँ पे जो स्काई स्क्रैपर्स हैं वो अलाउड नहीं है यहाँ पे,
और एक फिक्स लिमिट है, फिक्स हाइट है बिल्डिंग्स की जो यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। आप ओमान आए हैं तो वादी शब एक टॉप जगह हो सकती है ओमान में घूमने के लिए। हमने इस जगह के बारे में बहुत सुना है, यहाँ के बेहतरीन गॉर्ज और नीले पानी से भरे पूल्स और अंत में यहाँ का हिडन वाटरफॉल। अरबिक में वैली को वादी कहा जाता है और वादी शब 1.5 घंटे की ड्राइव है मस्कट से। क्योंकि हमारा बेस स्टेशन सुर है तो यहाँ से हमें पहुंचने में 40 मिनट लगेंगे। और इस पूरे हाइकिंग रूट पे अलग अलग पूल्स हैं। कहीं आप पैदल चल सकते हैं और कहीं आपको स्विम करके ही जाना होगा। तो आप अपने साथ वाटरप्रूफ ड्राई बैग्स और फोन केसेस भी कैरी कर सकते हैं। अपने लिए एक टॉवल भी कैरी करें और गॉगल्स भी कैरी करें। एक पेयर अंडरगारमेंट्स का आप कैरी करें अपने साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सफर में। और थोड़ी ही देर में अब हम वादी शब की पार्किंग में पहुंचने वाले हैं। और इस हाइक की कम्प्लेक्सिटी अगर मैं बताऊं तो वो इजी से मॉडरेट हो सकती है। वैसे तो यहाँ पे गाइड की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वादी शब का ट्रैक आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप पैदल चलने के लिए तैयार रहें और अपने साथ खाने पीने की चीजें जरूर रखें। पार्किंग से लेकर लास्ट के पूल्स तक आपको खाने के लिए यहाँ पे कोई फूड आउटलेट्स नहीं मिलेंगे। तो बोट में बैठ गए हम। इस पार्किंग के साथ में एक लेक है जो वादी शब के पानी से बनी है और ये थोड़ी सी चौड़ी है और इसीलिए एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए आपको यहाँ पे बोट हायर करनी पड़ेगी। और यहाँ पे बोट राइड ऑफर करने के लिए लोकल्स बैठे हैं जो 1 रियाल चार्ज करते हैं दोनों साइड का। और ये बोट सर्विस ऑपरेट करती है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी इस हाइक को कर सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी पैदल चलते हैं और इस हाइक को करते हैं वादी शब के लिए। पूरे इस सेगमेंट में जो पार्किंग से लेकर वादी शब जो वाटरफॉल है उन्हें हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। और पहले हिस्से में पहला पूल आता है पूल 1, दूसरे में पूल 2 और तीसरे में पूल 3। इन 3 पूल से पहले भी आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे पूल्स मिलेंगे, लेकिन वो पूल्स एक्सेसिबल नहीं हैं और वहाँ पे आप स्विमिंग नहीं कर सकते। फिर इस हाइक में जो पहला पूल आएगा वो सबसे ज़्यादा बिजी होगा और मैक्सिमम लोग आपको वहीं पे स्विमिंग करते हुए दिखेंगे और उन्होंने अपने बैग्स और खाने के आइटम्स, टॉवल्स वगैरह सब कुछ साथ के जो रॉक्स हैं वहाँ पे रखी होंगी। ये पूल ज़्यादा गहरा भी नहीं है, इसीलिए जिसे स्विमिंग नहीं आती या फिर कोई बच्चे हैं जिन्हें स्विमिंग नहीं आती वो यहीं पे स्विमिंग करते हैं और इससे आगे वो नहीं जाते। और इसके बाद जब आप पूल 2 की तरफ जाते हो तो बहुत ही नैरो सा रूट मिलेगा आपको और बीच में छोटे छोटे पेबल्स होंगे जो आपके पैरों को बहुत तकलीफ दे सकते हैं। और फिर लास्ट में आता है तीसरा पूल और जो कि सबसे डीप है और आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्विमर होना पड़ेगा इसे क्रॉस करने के लिए। और इसी वाटर पूल से गुजरते हुए एक छोटी सी गुफा जैसी एक जगह आएगी जो कि अंत होगा इस वाटर पूल का और फिर शुरू होता है वादी शब वाटरफॉल। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको जो छोटा सा गैप है रॉक्स के बीच में उसके अंदर आना पड़ेगा। जब पानी का लेवल ज़्यादा होता है तो डाइव कर ही आप इस वाटरफॉल तक पहुँच सकते हैं।
सबसे पहले हम खुरियत डैम जाएंगे और ये जो बारिश का पानी है उस पर निर्भर है और उसी का पानी इस डैम में इकट्ठा किया जाता है। फिर उसके बाद हम एक सिंक होल दिखाएंगे आपको, उसके बारे में बताएंगे भी आपको। उस जगह को बम्मा सिंक होल कहा जाता है और सुर के बिल्कुल पास में है। वो करीब 1-1.5 घंटे का ड्राइव है सुर से। जो हमें गाइड कर रहे हैं यहाँ पे ओमान और मस्कट के टूर में, हमें बता रहे हैं कि जिस जगह आज हम जा रहे हैं वादी दायका डैम या खुरियत डैम, तो ये एक पिकनिक स्पॉट है। वीकेंड पे यहाँ पे जो लोकल्स हैं और टूरिस्ट हैं यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और इस डैम में कोई एंट्री फीस नहीं होती और कोई भी आ सकता है। यहाँ पे एक खुरियत जगह है जहाँ पे ये दायका डैम लोकेटेड है। ये डैम मस्कट से 75 किलोमीटर की दूरी पे है। डैम में पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है हमें, जो सुर मस्कट हाईवे है वहां से। और इसके बाद अब हम रुक करेंगे बम्मा सिंक होल का, और जिसे हवियत नज्म भी कहा जाता है। और ये टर्कोइस वाटर है और इसकी गहराई 20 मीटर की है। इसकी विड्थ 50 मीटर्स बाय 70 मीटर्स है। और क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट्स थे लाइमस्टोन के और ऊपर की जो सरफेस है उसके कोलैप्स होने के बाद ये सिंक होल बना है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक का मानना है कि ये जो सिंक होल है ये बना है मीटियोराइट से। किसी वक्त किसी दौर में मीटियोराइट शावर्स के दौरान कुछ एक मीटियोर्स यहाँ पे गिरे थे और उस वजह से ये सिंक होल बना था। इसी वजह से अरबिक नाम इसका हवियत नज्म है, जिसका मतलब है फॉलिंग स्टार से बना कुआं। तो ऊपर से यहाँ पे रेलिंग्स लगी हैं, ऊपर से आप नीचे भी देख सकते हैं, या फिर आप नीचे अगर जाना चाहते हैं तो नीचे भी जा सकते हैं। एक प्रॉपर पाथवे है, स्टेयर्स हैं यहाँ पे लगी हुई, जिससे आप नीचे जा सकते हैं और पानी को टच कर सकते हैं और आराम से वहाँ पे बैठ भी सकते हैं। सफर में हम आपको बंदर अल रौदा लेकर जाएंगे और डॉल्फिन स्पॉटिंग के लिए हम वहाँ जाएंगे। तो आज हम जो वाटर एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए तैयार हैं और आगे अब हम जाएंगे मरीना बंदर अल रौदा को। ये जगह गल्फ ऑफ ओमान में अल हजर माउंटेन्स के करीब है और एक प्राइम लेजर डेस्टिनेशन है मस्कट में। और सीज़न इनका फरवरी और जनवरी, फरवरी, मार्च, उस टाइम पे पीक सीज़न रहता है। फिर गर्मियों में जब टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ते हैं 40-50 के रेंज में होते हैं तो फिर से सीज़न थोड़ा सा डाउन हो जाता है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंट्री साइड ट्रैवल्स में। और उसके बाद हम रुक करेंगे ओल्ड मस्कट का और यहाँ पे हम मतरा सूक जिसे मार्केट कहा जाता है वो आपको दिखाएंगे। तो जो डॉल्फिन देखने का हमारा आज दिन था, ये देखिए यहाँ पे डॉल्फिन है यहाँ पे। ज़्यादा ऊपर नहीं आ रही है, बिल्कुल नीचे ही है। ये देखिए छोटी छोटी डॉल्फिन है। सूक मीन्स मार्केट, तो मतरा सूक के अंदर हम एंटर कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं हम। पुराने समय में मतरा एक कमर्शियल सेंटर हुआ करता था। ये कोस्ट लाइन में स्थित है और यहाँ पे एक बड़ा हार्बर है और ये आइडियली प्लेस था एज अ स्टॉपिंग पॉइंट उन शिप्स के लिए जो यूरोप से इंडिया और चाइना की तरफ जाती थी।
मथुरा सूक अरब पेनिनसुला की एक सबसे पुरानी मार्केट है और इसे रीबिल्ड किया गया था 1970s में। और वैसे तो इस जगह के बारे में कहा जाता है कि बहुत कम संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और ये मार्केट लोकल्स के लिए ही है। मथुरा सूक को हम डिवाइड कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर सूक में। और यहाँ पे अनेकों दुकानें हैं एंटीक ज्वेलरी की और कुछ एक सेक्शंस है जहाँ पे हाउस होल्ड सामान, शूज, क्लोथ्स, परफ्यूम्स और स्पाइसेस आपको मिलेंगे। और जैसे ही आप इस मार्केट में एंटर करते हैं तो आपका स्वागत होता है फ्रैंकिनसेंस की बेहद ही बेहतरीन खुशबू से, और जिसे हम अगरबत्ती भी कहते हैं। और अलग अलग फॉर्म्स में फ्रैंकिनसेंस यहाँ पे बेची जाती है। इसका इस्तेमाल रिलीजियस राइट्स के लिए और मेडिसिनल पर्पस के लिए भी होता है। के बारे में कहा जाता है कि ये एयर को प्योरीफाई करती है, जर्म्स को मारती है और वुंड्स, जो आपकी चोट है और आपके जख्म को हील करने में भी एक बेहतरीन दवाई का काम करती है। फ्राइडे के अलावा हर रोज ये सूक खुलता है, लेकिन दिन में जब ज्यादा गर्मी होती है तो 1 से 4:30 बजे तक अधिकतर दुकानें यहाँ पे बंद होती हैं। और मथुरा कैसे पहुंचे? कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो मस्कट और मथुरा के बीच में बस सर्विस है और ये एक बहुत ही चीप, आसान और आरामदायक सफ़र है। अगर आप कंपेयर करें इसे टैक्सी के साथ तो आराम से आप बस से आ सकते हैं। पास में ही यहाँ पे एक बस स्टॉप है और वो आपको मस्कट यहाँ से लेके जाएगा और फिर मस्कट से आप यहाँ भी आ सकते हैं। और इसी के साथ अब हमारा मथुरा का सफ़र समाप्त होता है। सूक से हम रूबी की तरफ आए हैं। यहाँ पे जो बस स्टैंड है, यहाँ आए हैं हम, तो यहाँ पे हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि बस का सफ़र कैसे होता है। तो यहाँ से हम बस लेंगे इस जगह से और अब हम मेन जो मस्कट सिटी है, न्यू सिटी, उस तरफ जाएंगे। सिटी सेंटर ये देखिए रेगिस्तान का बेहद खूबसूरत और एक बिग एक्सपीरियंस। तो डेजर्ट सफारी के लिए हमें तैयार। ये विद्या डेजर्ट्स में हम पहुंच गए हैं यहाँ पे और ये हमारा कैंप है आज के लिए। यहाँ पे रुकेंगे हम। और ये देखिए कितने बेहतरीन यहाँ पे सैंड ड्यून्स हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं रेत के। और ये है अकोमोडेशन हमारी आज रात की। तो देख तो अच्छी रही है, बड़ी ट्रेडिशनल सी है बिल्कुल। और ये मिट्टी के छोटे छोटे हट्स हैं, कॉटेजेस हैं। और थोड़ी देर में मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा और ट्रेडिशनल यहाँ के कल्चर का आनंद ले सकते हैं। ये जगह है बोनफायर की, यहाँ पे आप बोनफायर कर सकते हैं। और डेजर्ट देखिए यार, कितने बड़े बड़े पहाड़ है यार। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे एक्सपीरियंस किया है, पहली बार आया हूँ मैं डेजर्ट। और इतना बेहतरीन, इतने बढ़िया और ज़बरदस्त पहाड़ देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे साथ के। क्या क्या इन्होंने दिया है हमें रूम में, मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए यहाँ पे हैंगर दिए हैं और ये कुछ क्या है पता नहीं, है कुछ ऐसे डिस्प्ले ही है शायद, काम का तो नहीं लग रहा। और पानी की बॉटल्स और ये मेनू है इनका और जो होटल के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। और यहाँ पे पेंसिल और एक नोटपैड है। और मच्छर तो यहाँ पे ज़रूर होंगे, ये ज़रूरी था सबसे ज़्यादा, वरना पूरी रात हम सो नहीं पाएंगे अगर ऐसी चीज़ यहाँ पे ना हो। और यहाँ पे कुछ ये होटल के बारे में है। अच्छा, ये आप डिस्क्रिप्शन और नीचे इस वीडियो के नीचे भी देख सकते हैं, ये सामा रिजॉर्ट्स एंड स्पा है। Going with us for dune bashing. We call dune bashing. Yeah. Dune bashing. So he'll drive through these dunes, and we'll have a lot of fun. मज़ा आने वाला है बहुत. So we
स्टार्ट, हम निकल चुके हैं अब जून बैशिंग के लिए। नीचे जा रहा है, आज नहीं नीचे जाएगा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। जिस कैंप में हम यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे लाइट है, पानी, सब सारी व्यवस्था है यहाँ पे। बस वाईफाई और इंटरनेट जो है वो नहीं है यहाँ पे। सिर्फ एक सिग्नल, जो एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, उसी के सिग्नल आ रहे हैं यहाँ पे, बाकी सिग्नल नहीं है यहाँ पे मोबाइल का भी। तो एक ऐसे कैंप के बारे में हमें यहाँ पे और पता चला है जो कि एक्सपीरियंस कराता है आपको रॉ डेजर्ट लाइफ। तो वहाँ पे जो नॉर्मल टेंट हैं, कैंप हैं, वो लगे हुए हैं और एक कॉमन टॉयलेट है वहाँ पे, और इसके अलावा पानी, बिजली कुछ भी नहीं है उस जगह पे। तो वहाँ पे आपको रॉ जो डेजर्ट की एक जो नॉर्मल लाइफ है वो दिखाई जाती है। और उस कैंप में रुकने के चार्जेस ज़्यादा हैं कंपैरेटिव टू जहाँ पे हम रुके हैं, जहाँ पे लाइट है, सुविधाएं हैं। तो ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस के लिए लोग ज़्यादा पैसे खर्चते हैं, और बहुत जो यूरोपियंस और फॉरेन टूरिस्ट ऐसे बिल्कुल रॉ कंडीशन में रहने के लिए तैयार होते हैं, ज़्यादा कॉस्ट और ज़्यादा पैसे देकर। ओमान के बारे में मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना खूबसूरत होगा। वाकई जितना मैंने सुना था उससे ज़्यादा, जितना सुना था उससे बहुत ही ज़्यादा अधिक सुंदर है ये। 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ओमान का, और मेजॉरिटी मैक्सिमम डेजर्ट एरिया है, और यहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है। करीब 34 लाख की पॉपुलेशन है ओमान की। ये कैंप से नीचे लग्जरी कैंप, वो कैंप रखे हैं बीच में। अगर ऐसा रॉ होता तो थोड़ा मुश्किल हो सकता था यहाँ चलना, और थक भी सकते थे हम। थोड़ा सा पहुंचने वाले हैं हम केव्स के अंदर, जाके देखते हैं क्या है। चलिए आगे मिलते हैं। ये कह रहे हैं कि 300-400 मीटर गुफा के अंदर हमें जाना पड़ेगा अगर पानी का जो सोर्स है हमें चाहिए और देखना है तो जितना थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। तो एक खतरनाक केव्स है यार, गिरा है यार। आशीष चलना। वीडियो तो मैं अंदर केव के अंदर बना रहा हूं, लेकिन बहुत ही ज्यादा डार्क है, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा यार। यहाँ पे कपड़े फेंके हुए हैं इन्होंने सबने, और थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे शायद ये है, यहाँ पे लोग खड़े हुए। Is this the point? तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी जगह है, ऊपर कुछ भी नहीं देखने को होता। ये देखिए केव्स, बहुत ही ज्यादा घुटन है अंदर यार। चलो पानी का सोर्स तो दिख गया। कोई कमजोर दिल वाला हो वो तो यहाँ पे मर ही जाए यार। जब केव के अंदर आप होते हैं तो पूरा जो
वज़न है, आपकी बॉडी का वेट है, वो नीज़ पे पड़ता है और बहुत ही मुश्किल था। अंदर तो ऑक्सीजन की भी बहुत कमी महसूस हो रही थी, बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक जो कंडीशन है, बड़ा ही घुटन सी महसूस हो रही थी। ये देखिए पसीने छूट गए मेरे अंदर। हार्डली 400 मीटर केव के अंदर घुसाऊंगा मैं, लेकिन इट्स वेरी स्कैरी। अगर किसी को बंद जगह से इरिटेशन है तो ये सबसे ख़तरनाक बंद जगह है, जहाँ पे तबीयत ख़राब हो सकती है और मुश्किलें हो सकती है, इसलिए इस जगह को अवॉइड करें। थोड़ी देर बैठे हैं यहाँ पे पानी पे। ओ सब बैठ जाएंगे। अभी पानी में बैठे हैं हम और वेट कर रहे हैं मछलियों का, अपनी पेडिक्योर थेरेपी के लिए। मछलियाँ तो बहुत हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा जाके देखते हैं मछली पे भाग रही है, आ रही है, पास आ रही है, लेकिन Thanks for watching this video. Do not forget to subscribe our channel. Keep watching Countryside Travels.